नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी। मंगलवार का दिन है, शाम के 4 बज चुके हैं और इसका मतलब है मनी 9 पर इंश्योरेंस से जुड़े पर्सनल फाइनेंस के प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। कई बार पॉलिसी लेने के बाद वो पॉलिसी हमें उतनी पसंद नहीं आती, या कई बार अक्सर हम लोग दोस्त रिश्तेदारों के दबाव में आकर पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन बाद में कैलकुलेशन करने पर वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं लगती। आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कई बार पैसे की तंगी आ जाती है और ऐसे में लोग पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा पाते। किसी जीवन बीमा पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद कराने को सरेंडर माना जाता है और इस स्थिति में बीमा कंपनी चुकाए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस करती हैं। इससे बीमा कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन कस्टमर्स ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। बीमा ग्राहकों के हित में इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे पॉलिसी को सरेंडर करने पर इंश्योरेंस होल्डर्स को नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हेलो मनी 9 पर आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे हमारे खास मेहमान हर्षद चेतनवाला, जो कि को फाउंडर हैं माई वेल्थ ग्रोथ के। सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षद जी से हम इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहती हूं कि अगले आधे घंटे तक हर्षद जी हमारे साथ होंगे। अगर आपके पास इंश्योरेंस सरेंडर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप करने का तरीका बेहद आसान है। 9311121874 पर आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी कमेंट के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये प्रोग्राम आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी सवाल भेजने का तरीका बिल्कुल आसान है। अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। इसके साथ आप अपने सवाल को डिटेल में लिखें, जिससे कि हमारे जो मेहमान हैं, हमारे एक्सपर्ट, उस सवाल को आसानी से समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। चलिए हर्षद जी के साथ में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हर्षद जी, अभी मतलब इरडा का ये जो प्रस्ताव आया है, उसी पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरेंडर पे हुआ है कि पॉलिसी को सरेंडर करना, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये होता क्या है और फिलहाल इसके लिए क्या नियम है। तो देखिए, सबसे पहले तो सरेंडर कोई क्यों करेगा। तो पहली बात आती है, जैसे आई थिंक प्रोग्राम की शुरुआत में आपने जिस तरह से कहा कि कोई किसी को इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर उनकी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे उनको प्रीमियम पे करने को कंटिन्यू करना है। ऐसे ऐसे केसेस में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो है उस पॉलिसी को सरेंडर करना पसंद करते हैं। तो अब ऐसे ऐसे जगह पे समझ लीजिए कि मैं हर वर्ष का एक 50-60 हज़ार रुपए का मेरा प्रीमियम है, मैं हर वर्ष भरने जा रहा हूँ, और ऐसी स्थिति आ गई जहां पे उसके बाद मेरा मेरा मेरे को पॉलिसी को सर्व करने के लिए या सर्विस करने के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं उसको सरेंडर कर सकता हूँ। जब आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने भरा है, जो प्रीमियम आप भरते जा रहे हो, उसका एक पार्ट आपको मिलता है। सर, इसके लिए जो मेरे क्वेश्चन का एक नया पार्ट था, दूसरा पार्ट था, वो ये था कि इसको लेकर फिलहाल नियम क्या है, क्योंकि अभी ये आ रहा है कि इरडा ने एक नया प्रपोजल दिया है, उसके बाद में हो सकता है इसके नियमों में बदलाव हो जाए। तो ज़रूरी हो जाता है ये जान लेना कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा नियम काम कर रहा है इसके लिए। तो देखिए, पहली चीज ये है ना कि आज के समय में किसी को सरेंडर पॉलिसी करनी है तो दो तरीका होता है, एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू होता है और एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है। तो जो जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू जो है वो आप उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो जितना भी मैंने प्रीमियम अब तक भरा है, उसमें 30% का जो भी मैंने टोटल प्रीमियम भरा है वो मुझे वापस रीपे किया जाता है। और उसके बाद जो है, आप अगर देखेंगे तो उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट जो है, या फिर राइडर्स के कुछ कॉस्ट है, या फिर बोनस अगर मुझे कुछ मिलेंगे, तो वो भी उनको उसमें से डिडक्ट होके उसके बाद जो है वो सरेंडर वैल्यू दिया जाता है। और तो इस दूसरा तरीका है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में एक कॉन्सेप्ट है जो है पेड अप करके। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो पेड अप को समझना जरूरी है। पेड अप यानी क्या है? पेड अप एक ऐसी स्थिति है जहां पे आपने अब तक जो पॉलिसी का जो प्रीमियम भरा है
उसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसका सम अश्योर्ड जो है, समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 50,000 मेरा हर महीने का प्रीमियम है, मैं 20 वर्ष से उसको भरना चाहूंगा। अब उसके हिसाब से मेरा जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो रफली अराउंड समझ लीजिए कि 10 या 12 लाख की पहुंच, फॉर एग्जाम्पल। ये जो मेरा सम अश्योर्ड हो गया। अब ये किस सिनारियो में समझ लीजिए कि हमने जब पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहा 5 साल के बाद, तो अब तक मैंने 50 × 5 यानी मैंने अब तक 2.5 लाख रुपया भरा हुआ है, राइट। अब जब हम पेड अप करना चाहेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके मेरा जो इंश्योरेंस जो 12 लाख का था उसको कम करके हो सकता है कि 3 लाख हो जाए। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो है उसका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो एक होता है गारंटीड सरेंडर वैल्यू और एक होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो ये दो तरीके हैं। इसमें कुछ चेंजेस जो है अभी आज के समय में IRDA ने कुछ सजेस्ट किए हैं। सर हम इसके पूरे कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो लबोलुआब मुझे समझ आया वो ये है कि अगर हम जितना प्रीमियम कर देते हैं उसका 30% जो होता है फिलहाल अभी जो करंट टाइम में है, अगर मैं अपनी पॉलिसी सरेंडर करती हूँ तो मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये अगर भरे हैं सभी प्रीमियम मिला करके, तो उसका 30% जो है लगभग 15,000 रुपये मुझे वापस हो जाएगा। अभी हमने बात की कि इरडा का नया प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पॉलिसी होल्डर्स को काफी फायदा होगा। जी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम सरेंडर की बात करें तो सरेंडर जो है ना, ये दो दो अलग टाइप्स के प्लान्स है जिसमें सरेंडर वैल्यू का एक एक इम्पोर्टेंस होता है। ओके, पहली चीज ये है कि अगर आपका जो एक नॉन यूनिट लिंक पॉलिसी है और एक होता है यूनिट लिंक पॉलिसी, तो नॉन यूनिट लिंक पॉलिसी ये जो है ना, ये सरेंडर करने के लिए उतने आसान नहीं होते। आसान इन द सेंस ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्लान कहा जाता है। तो इसमें जो है IRDA का ये प्रस्ताव है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इस सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ओके, उसको अ, उसको एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अ, एक 30% का जो है टोटल पेड अप, ओके, अमाउंट जो प्रीमियम भरा गया है उसके हिसाब से एडिशनल कॉस्ट और जो राइडर्स का कॉस्ट है वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि इसके बाद में जो अभी जितना अमाउंट हमारे जो भी इंश्योरेंस होल्डर्स होते हैं वो अगर सरेंडर करते हैं तो जो वैल्यू उनके पास में आती है उससे ज़्यादा उनके पास में आने लग जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या? ये प्रस्ताव तो ऐसा ही है कि जो अब तक जैसा आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपसे कि सरेंडर में जो सरेंडर कोई भी पॉलिसी को सरेंडर करने में नुकसान जो है वो हमेशा क्लाइंट का होता है या इन्वेस्टर का होता है। अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूं तो पॉलिसी होल्डर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इस नियम के आने के बाद कहा जा रहा है कि वो जो नुकसान होता है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकेगा, और इतना मतलब अभी माना जाता है कि आपने अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस होता है जो कि निवेश के लिहाज से नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नियम के बाद में उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो ये तो बात होगी पॉलिसी होल्डर्स की, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि डेफिनेटली ये नियम अभी लागू नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनियां काफ़ी मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन जब ये नियम लागू होगा तो कौन सी कंपनियां होंगी जिन पर इसका असर पड़ेगा? सारी इंश्योरेंस कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसी भी किस्म का सरेंडर जो होता है ना, ये थोड़ा सा जो 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 पॉलिसी होल्डर है उनके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता। और ये रूल लागू होने के बावजूद भी जो है यानी वो उनका मुनाफा नहीं होता क्लाइंट का किसी का भी अगर सरेंडर में, क्योंकि सरेंडर जो है ना एक तरीके से उसको आप ये कह रहे हो कि मैंने अब से लेके 15-20 वर्ष के लिए एक प्लान लिया है और इसको मुझे बीच में स्टॉप करना है। अब जब इंश्योरेंस कंपनीज भी जब वो प्लान स्ट्रक्चर करती है वो उसको इस हिसाब से करती है कि इसको आप इतने टाइम तक आप उनको इंश्योर करोगे और उतने टाइम के बाद आप उनको बोनस दोगे, वो सारी चीजें होती है। तो जब बीच में अगर हम निकलने का प्रयास करेंगे तो एक बड़ा सा कॉस्ट या पेनल्टी है वो है। हाँ, IRDA का अभी ये जो नया प्रस्ताव है वो जो इम्पैक्ट जो है जो पॉलिसी होल्डर पे उसको कम करने का अच्छा प्रयास है, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिसी होल्डर है जिनका जो पॉलिसी का अमाउंट जो है, ठीक है, जो प्रीमियम अच्छा खासा पहले भरते थे लेकिन फिर कोई कोई सिचुएशन के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि सरेंडर जो है हमेशा पॉलिसी होल्डर के लिए एक
एक हमेशा नुकसान का ही बात है। सर ये जो अभी बात हो रही है, हम बार बार नुकसान की बात कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है? इसका कोई फॉर्मूला हो तो बताएं। जी, तो आज के समय में जैसे मैंने आपसे सिंपली कहा कि सरेंडर वैल्यू जो है यूजुअली 30% जो आपने प्रीमियम पे किया है अब तक का, ठीक है, वो गिना जाता है। और उसके ऊपर जो है उसमें ज्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है उसको हटाया जाता है। तो पहले साल का प्रीमियम आपने जो भरा है उसको निकाला जाता है। उसके ऊपर अगर समझ लीजिए कोई एडिशनल कॉस्ट है, जैसे कि मैंने कोई राइडर लिया हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हो, या फिर समझ लीजिए मैंने कभी एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया हो, ये कुछ राइडर्स अगर हमने लिए हैं तो उसका भी जो जो प्रीमियम है वो उसमें से निकाला जाता है। और समझ लीजिए कि अगर मैं मेरा पॉलिसी अगर 15 से 20 वर्ष का है और 10 वर्ष के बाद समझ लीजिए कोई कोई मनी बैक हो गया या फिर मुझे कोई पैसा वापस आया है, तो वो भी उसमें से डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होता है। सर सरेंडर वैल्यू आपने जो थ्योरेटिकली बताया, अगर आप इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा सके जिससे कि दर्शकों को इसे समझने में थोड़ी आसानी होगी, कि पहले अगर मान लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और पहले के नियम के हिसाब से अगर मैं सरेंडर करती हूँ, मान लीजिए 3 साल के बाद मैं करती हूँ या 5 साल के बाद मैं करती हूँ, तो मुझे कितना नुकसान होगा, और जब ये नया नियम लागू हो जाएगा उस सूरत हाल में मुझे, अगर मैं बोलती हूँ कि जनवरी से ये नया नियम लागू होगा, तो 2024 में अगर मैं सरेंडर करती हूँ तब मुझे कितना नुकसान होगा? जी, तो देखिए पहली चीज है ना कि ये जो IRDA का जो प्रस्ताव है, इस पे और क्लैरिटी आना अभी भी है। अगर हम बात करेंगे तो आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि इसका जो जो फाइन प्रिंट्स है वो क्या कहते हैं, और उसके बाद एक्यूरेट कैलकुलेशन है वो सामने आ सकता है। आज के समय में जो हमने अभी कहा 30% प्लस जो भी आपका जो प्रीमियम पे किया जाता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ओके तो इस नियम पर अभी थोड़ी और क्लैरिटी आनी बाकी है। बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है, IRDAI ने सिर्फ प्रस्ताव दिया है, इस प्रस्ताव को माना जाएगा, ये पास होगा या नहीं होगा, ये फ्यूचर में पता चलेगा, जनवरी में पता चलेगा, उसके बाद में ही ये तय होगा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी। सर एक और चीज़ है कि अभी SBI लाइफ का हाल ही में फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि बीते 5 साल में लगभग 47% लोगों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सरेंडर किया है। अब यहाँ पर मुझे 2 बातें जाननी है। लोग सबसे पहली बात तो पॉलिसी सरेंडर क्यों करते हैं, और दूसरी चीज़, क्या आपको नहीं लगता कि IRDA का अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इससे सरेंडर करने वालों का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी पॉलिसी सरेंडर करने की जो टेंडेंसी है ये और भी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी लोग एक बार की रुक जाते हैं कि उनका नुकसान ज़्यादा होगा, वो सोचते हैं कि चलो किसी तरह से इसको आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब ये नुकसान जो भी बताया जा रहा है कि कम हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस सरेंडर करने के नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी, तो देखिए पहली चीज मैं पहला आपका प्रश्न ये लूंगा कि लोग सरेंडर क्यों करते हैं। तो सरेंडर 2-3 चीजों की वजह से होता है। पहली चीज ये हो सकती है कि समझ लीजिए कि अ, जो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली है वो मेरे लिए उचित नहीं थी, और अब मैंने रियलाइज किया और मुझे और प्रीमियम नहीं भरना। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब मैंने ये प्लान लिया था तब मेरी क्षमता जो है प्रीमियम भरने की अच्छी थी, लेकिन आज के समय में अगर समझ लीजिए मेरे हालात अच्छे नहीं है तो मैं इसको और सर्विस नहीं कर सकता। और तीसरी चीज अगर हो सकती है सिंपल सी कि मुझे कुछ भी हो मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना, राइट। अब अगर इसके हिसाब से करेंगे तो ये 3 सिनारियो हो गए जहां पे कोई भी है जो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब जब कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप उसको लैप्स होके ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, तो आपका कोई बेनिफिट है नहीं। तो लोग ज्यादातर उसको सरेंडर कर लेते हैं। अब सरेंडर में एक साइकोलॉजिकली एक चीज है कि आपको पैसा कुछ वापस मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए लोग जो है पहली चॉइस यही रखते हैं कि चलो मान लो अभी मुझे इसको सर्विस नहीं करना है, इसको आगे पे नहीं करना, तो मैं इसको सरेंडर करके थोड़ा सा जितना भी पैसा मिल जाए उसको मैं पैसा अपने पास रख लूं। अगर ये जो नंबर जो आप बता रहे हैं, तो ये सरेंडर के जो नंबर है इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी टाइप की पॉलिसीज है जो सरेंडर हो रही है। ये यूनिट लिंक पॉलिसीज है वो सरेंडर हो रही है, या फिर नॉन यूनिट लिंक पॉलिसीज है वो सरेंडर हो रही है। क्योंकि कुछ अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर समझ लीजिए नॉन यूनिट लिंक पॉलिसी उस पर रिटर्न बहुत कम होता है, राइट। तो उसमें जो आपकी जो जो IRR या फिर रिटर्न जो कहते हैं, ठीक है, वो साल के रिटर्न जो है वो तकरीबन 5 से 6% आता है।
यही पैसा अगर आप और कहीं पे निवेश करोगे उतने समय के लिए, तो अगर आपने रियलाइज किया कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा मेरा जो जो ग्रोथ है बहुत सीमित है या कम है, तो मैं उसको सरेंडर कर दूंगा, पैसा है तो। और दूसरी बात जैसे आपने कही कि हो सकता है कि जब ये नई रेगुलेशन आए और उसको और फाइन ट्यून डिफाइन किया जाए, तो हो सकता है कि ये नंबर बढ़े। लेकिन ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि सरेंडर हमेशा काम नहीं आता, खास करके आपके ट्रेडिशनल पॉलिसी या फिर नॉन यूनिट लिंक पॉलिसी में। आप पेड अप का रूट अपनाइए, जहां पे अब तक जितना भी आपने पे किया है, ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, बोलिए मुझे वापस पैसा नहीं चाहिए, सरेंडर वैल्यू नहीं चाहिए, इसको आप पेड अप कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी दो चीज करेगी, आपसे फ्यूचर प्रीमियम नहीं मांगेगी, और आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है उसको कम करके आपका जो भी बेनिफिट है उसके बाद जितना इंश्योरेंस उसके हिसाब से जितना आपने पे किया है उसके हिसाब से जारी रहेगा। इसमें आपका जो नुकसान जो है वो कम होता है। तो हर्षद जी की माने तो हाँ, अगर ये नियम आता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने वालों का नंबर बढ़ जाएगा। और वहीं बात करें अगर कि क्यों, तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को लगता है जब वो पॉलिसी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना रिटर्न उन्होंने जिस पर्पज से ली थी वो अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब वो पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। या फिर अगर उन्हें लगता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं है, जैसा कि इन्फ्लेशन भी कई बार की रीज़न होता है कि उनको लगता है कि अब वो नहीं करना चाह रहे, तो उस स्थिति में भी ये सरेंडर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इरडा जो ये प्रस्ताव लेकर के आई है, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं उन पर लागू होगा, यूलिप पॉलिसीज़ पर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर हर्षद जी की माने तो किसी भी पॉलिसी को, चाहे वो नियम लागू हो या ना हो, उस टाइम पर आपको सरेंडर करने से बेटर है आप पेड अप का ऑप्शन मांगे, उससे आपको ज़्यादा आसानी होती है। सर, ये तो बात हुई कि क्या रीज़न है और क्या होगा आगे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि पॉलिसी सरेंडर तो हो ही रही है, लोग करते ही हैं, कब किसी भी वजह से किया जाए। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी पॉलिसी को सरेंडर करने में? जी, तो एक होता है कि हम जब सरेंडर करते हैं तो हमारा ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोई भी चीज में आप कभी भी आपको इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो कितना भी हम डिजिटल हो जाए, बहुत से ऐसी कंपनीज है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करती है जब आपको सरेंडर करना हो या फिर कोई बेनिफिट लेना हो या फिर डेथ बेनिफिट अगर आपको किसी को नॉमिनी को क्लेम करना हो। तो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बचा के रखना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस में, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर जो है आपको आपकी ओरिजिनल पॉलिसी और कुछ फॉर्म्स रहते हैं जो सरेंडर के, वो आपको जाके इंश्योरेंस कंपनीज को सबमिट करनी है। इसमें आपने अगर एजेंट के थ्रू खरीदा है या फिर आपके एडवाइजर के थ्रू खरीदा है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप इंश्योरेंस कंपनी को कनेक्ट करेंगे, वो भी आपको support करेंगे। तो ये हर्षद जी ने बताया कि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं तो आपके पास अपनी पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना बेहद ज़रूरी होता है। उस सिचुएशन में आप जो सरेंडर करने का प्रोसेस होता है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है।